बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित भी अब परीक्षा दे सकेंगे। जी हां, तो छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद भी छात्र अब परीक्षा दे सकेंगे। केंद्रों पर ही बनेंगे आइसोलेशन रूम। दिव्यांगों के लिए भी अलग से इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षा कोरोना संक्रमित छात्र भी अब दे सकते हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था होगी। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को मासूम की बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया। प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस साल करीब 18 लाख छात्र बैठ रहे हैं। तो एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, राहत भरी खबर सामने आ रही है कि जिन छात्रों को कोरोना हो गया है या जो कोरोना संक्रमित छात्र हैं, अब वो भी परीक्षा दे सकते हैं। चलिए सदफ का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सदफ, ये राहत भरी खबर, क्या व्यवस्थाएं अब की गई हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि आइसोलेशन जो रूम बनाए जाएंगे उनमें क्या व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी छात्रों के लिए? बिल्कुल अंजलि, देखिए छात्रों के लिए ये अच्छी खबर है। जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, 16-17 फरवरी के करीब जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। ऐसे में जो छात्र संक्रमित हुए हैं उनको यह असमंजस की स्थिति थी कि किस तरह से वो परीक्षा देंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं, आगे कब उनकी डेट आएगी, दूसरी बार जब एग्जाम होंगे, तो ये सारा ही जो असमंजस है वो स्थिति यहाँ पर खत्म होते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जो कोरोना संक्रमित स्टूडेंट हैं और जो आने की हालत में हैं वो यहाँ पर परीक्षा दे सकेंगे। उनके लिए अलग से आइसोलेशन रूम बनाया गया है, वहां पर बैठकर वो परीक्षाएं देंगे। कोरोना संक्रमितों के लिए एक अलग से जो कक्ष रहेगा उसका इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा, और जो अलग से जो छात्र हैं उनके लिए अलग व्यवस्था रहेगी, यानी कि किसी तरह की यहाँ पर कोई कोताही नहीं देखने को मिलेगी। उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ये दावा किया है, स्कूल शिक्षा विभाग ने, कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं, अलग से कक्ष बनाए जाएंगे और डॉक्टर की टीम भी वहां पर तैनात रहेगी। अगर किसी की ज्यादा कुछ तबीयत खराब होती है तो वहां पर उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकेगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जो कोरोना संक्रमित स्टूडेंट है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो 10वीं और 12वीं की, अब वो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी परीक्षा दे सकेंगे। बिल्कुल, चूंकि साल भर का समय होता है और ऐसे में कोई भी परीक्षा से छूटे ना, उसके लिए ये जो यहाँ पर फैसला है वो लिया गया है। सदफ, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमती हुई दिखाई दे रही है। एमपी में 24 घंटे में 3083 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों ने हालांकि दम तोड़ दिया। 6527 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। एमपी में कोरोना के 37,143 एक्टिव केस हैं। भोपाल में 610, इंदौर में 335 नए मरीज हैं। इसके अलावा जबलपुर में 160 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। रायसेन में 111, सागर में 120 नए कोरोना के केस हैं। विदिशा में 138, और आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है वो फिलहाल कम होता हुआ जा रहा है। सदफ का रुख करते हैं। सदफ, इंदौर की अगर बात करें, बीते कुछ समय में यहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन भोपाल में अभी जो केसेस हैं वो थोड़े ज्यादा बने हुए हैं इंदौर से। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा था और मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट बना था कोरोना का इंदौर और राजधानी भोपाल, अब हालांकि राहत की खबर है कि जो कोरोना का ग्राफ है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं अब कम संख्या में सामने आ रहे हैं। इंदौर में भी मरीजों की संख्या घट गई है, तो वहीं राजधानी भोपाल में जिस तरह से मरीज 8 से 10 हज़ार की संख्या में आ रहे थे वो अब यहाँ पर कमी आ गई है और रिकवरी रेट भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो सामान्य हैं, चिंताजनक नहीं है। सरकार का भी कहना है कि लापरवाही ना बरतें, भले ही कोरोना कम हो गया हो लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ फिलहाल। लेकिन एक राहत की खबर है जहाँ पर अब लोग भी राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो घट रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में उतना पीक देखने को नहीं मिला, न ही हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिला है। जो लोग थे वो घर में ही आइसोलेट होकर 1 हफ्ते के भीतर ठीक भी हो गए हैं।
जी जी बिल्कुल, चूंकि कोताही बिल्कुल बरतनी नहीं है, भले ही कोरोना के केसेस कम हो गए हों और कोरोना के केसेस बिल्कुल ही खत्म करने हैं मध्य प्रदेश से। सदफ आप बने रहिए हमारे साथ। शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने वाली है, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, तो बड़ी बैठक आज होने वाली है शिवराज कैबिनेट की और इसको लेकर आपको ये भी बता दें, अपडेट दे दें कि कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी आज मिल सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी और अहम बैठक आज होने वाली है। सदफ का रुख करते हैं। सदफ, कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है? देखिए, आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किन प्रस्तावों को यहाँ पर हरी झंडी मिलती है। लेकिन अगर हम मुख्य प्रस्तावों की बात करें तो देखिए, नए खनिज नियम लागू करने को लेकर जो प्रदेश सरकार है वो यहाँ पर एक प्रस्ताव रखेगी, इसको लेकर यहाँ पर कोई नियम बनाया जा सकता है। इसके अलावा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की जो कार्यवाही की जाती है उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ जो नए पैमाने हैं, नए नियम हैं वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। आज इस बैठक में ये तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे, अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव होंगे वो रखे जाएंगे। अवैध उत्खनन को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ पर तेजी के साथ, चाहे हम मुरैना की बात करें, भिंड की, यहाँ पर तेजी के साथ अवैध उत्खनन किया जाता है, लेकिन इसको रोकने में हमने देखा है कि शासन प्रशासन लगातार नाकाम साबित हुआ है। लेकिन अब इसको लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रणनीति भी बनाई जाएगी। इसको लेकर कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। ठीक है सदफ, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिवनी से अब खबर, जहां मिड डे मील खाने से 17 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। भोजन खाने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। छपरा विकासखंड के साखीवाड़ा प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। सभी बच्चों को छपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी करा दिया गया, जहां बच्चों का इलाज जो है वो जारी है। भोजन खाया उन्होंने और भोजन खाने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। मां नर्मदा के जन्मोत्सव के लिए नर्मदापुरम में भव्य आयोजन किया गया। मां रेवा के ऐतिहासिक सेठानी घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सीएम शिवराज पत्नी साधना के साथ मां नर्मदा जी का पूजन किया गया। इसके बाद महाआरती में भी सीएम शामिल हुए। सीएम शिवराज ने कहा कि नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती की जाएगी, इसके लिए गोबर का खाद उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि साल में एक बार नर्मदापुरम गौरव दिवस मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा, ये अमरकंटक से गुजरात बॉर्डर तक बनाया जाएगा। इसके अलावा हर साल नर्मदापुरम गौरव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने नर्मदापुरम नाम किए जाने की घोषणा की। अब हमारा संकल्प है नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। अमरकंटक से लगा के, अमरकंटक से शुरू होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे और गुजरात की सीमा तक जाएगा। ये शानदार केवल हाईवे नहीं होगा, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करेंगे, जहां उद्योग आएंगे, दोनों तरफ टाउनशिप का विकास करेंगे। ये मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन बनेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे मां नर्मदा तुझे समर्पित है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, पूरे खेत में मत करना, जितनी जमीन हो उसका 1/4 में प्राकृतिक खेती, मतलब गोबर का खाद, जीवामृत, बीजामृत, गोमूत्र, इनसे जो खाद बनता है वो डालना। प्राकृतिक खेती धीरे धीरे करेंगे, एक साथ मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती हो जाए उसका अभियान शुरू करना। मैं भी करूंगा, आप भी करना।
एमपी के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मंगलवार को खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने बिल्लोरा खुर्द के वन देवी के नए आश्रम का लोकार्पण कर आश्रम में बनी गौशाला, परिक्रमा वासियों के लिए बने विश्राम गृह और भोजनाशाला का निरीक्षण भी किया। जिसके बाद उन्होंने भोपाली बाबा आश्रम स्थित मां नर्मदा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री ठाकुर नर्मदा जयंती के उत्साह में दिखाई दी। मंत्री ठाकुर ने सभी के साथ बैठकर माइक पर नर्मदा अष्टक का पाठ भी किया। वहीं मंत्री उषा ठाकुर को बिना पाठ पुस्तक के नर्मदा अष्टक का पाठ करते देखकर आमजन भी आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने ओंकारेश्वर में बने कई मंदिरों के दर्शन किए। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदाय मंगलो में। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर सियासत अब शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल में बच्चियां सिर्फ ड्रेस में आए, घर पर हिजाब पहने। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार स्कूलों के लिए नए ड्रेस कोड पर विचार कर रही है। नए शिक्षण सत्र से स्कूलों के लिए नए ड्रेस कोड पर विचार कर रही है। नए शिक्षण सत्र से स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि समाज में इस प्रकार का बंधन हर जगह पर रखना ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको स्वयं को अपने समाज का आकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग नीतिगत फैसले के तहत काम करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर विवाद उठता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्कूलों में मध्य प्रदेश के भी हिजाब पर बैन किया जाएगा जिस तरह से कर्नाटक में हुआ? देखिए, पहली बात तो हिजाब को लेकर के कोई विवाद नहीं है। गणवेश को लेकर है, हम गणवेश कोड की मतलब कोड की ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कर्नाटक सरकार ने भी ड्रेस कोड की बात की है। हिजाब तो जिन लोगों ने अनावश्यक मुद्दा बनाया है, हिजाब का कोई विषय नहीं है। स्कूल में बच्चे को किस वेश में आना है वो हम तय करने जा रहे हैं, और उस पर किसी का मत भिन्नता है तो उस पर विचार रखे। हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं है। हिजाब अपने घरों में पहने, बाजार में पहने, कोई हमारे आपत्ति नहीं हिजाब पर। सब धर्म के लोग, सब पंथ के लोग, सब जातियों के लोग अपने अपने हिसाब से, यहाँ तक कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय के लोग अपना अपना वेश का उपयोग करते हैं, उसमें छूट है। हिजाब का कोई विवाद का विषय नहीं है। सर, आप एक नया ड्रेस कोड ला रहे हैं स्कूलों में, क्या उसमें कोई भी मध्य प्रदेश में हम अनुशासन और समानता का भाव विद्यार्थियों में लाने के लिए एक ड्रेस कोड की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर हमारा काम चल रहा है। सर, आपका इस पर क्या मत है कि हिजाब पहनना चाहिए, कोई और भी परिधान हो पारंपरिक? व्यक्तिगत मत जो है मैं बता चुका हूँ कि लोग अपने घरों में बाहर करें, लेकिन स्कूल में जो वहाँ का अनुशासन है उसका पालन करना चाहिए और उसी अनुशासन से आना चाहिए, यही अपेक्षा है। और मैं समझता हूँ मेरी सभी लोगों से भी यही अपील है कि वो स्कूल का अनुशासन बनाने में भविष्य में सहयोग करेंगे। देश भर का वातावरण अच्छा बने। शिक्षा का जिस भाव से शिक्षा है, शिक्षा मनुष्य श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए, अच्छा मनुष्य निर्माण करने के लिए, उस भाव के साथ में शिक्षा चलती रहे, ताकि हम गौरवशाली भारत के इतिहास के साथ में गौरवशाली भारत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इंदर सिंह परमार, जिन्होंने साफ किया है कि स्कूलों में एक नई ड्रेस जो कोड है वो लाया जा रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का पारंपरिक या फिर हिजाब को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस और भी इशारा किया है। कैमरामैन खेमचंद के साथ सदफ हामिद, 24 भोपाल। तो इंदर सिंह परमार ने कहा कि घर पर ड्रेस पहने, बाहर जो है वो हिजाब पहने, मार्केट में हिजाब पहने, लेकिन स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ समानता का ही यहाँ पर अधिकार होना चाहिए और समानता के आधार पर ही ड्रेस पहननी होगी। अपनी धार्मिक मान्यताओं को लोग अपने घरों में रखे, स्कूल में संस्कार लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए आते हैं, विवाद खड़ा करने के लिए आते हैं। इसलिए मेरी सभी लोगों से निवेदन है कि हिजाब का विषय नहीं है, हिजाब अपना पर्सनल मामला है लोगों का, स्कूल के ड्रेस का पालन करना चाहिए।